Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 30. Consider the following excerpt from one of the critical essays of T.S. Eliot. Name the essay. T.S. Eliot के क्रिटिकल एसे में से एक में से ये लाइन ले ली हुई है, तो ये आपको बताना है कौन सा एसे है. तो द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस. कि एक आर्टिस्ट की जो पर्सनैलिटी है लगातार वो सेल्फ सेक्रीफाइस है. अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, और वो पर्सनैलिटी का लगातार विलोपन है. एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलोपन, विलोपन, लुप्त होना, खत्म होना. तो द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस. कि किसी भी आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी है ना, उसका व्यक्तित्व लगातार आत्म बलिदान है और पर्सनैलिटी का लगातार विलोपन है. नेक्स्ट है द माइंड ऑफ द पोएट इज़ द श्रेड ऑफ प्लेटिनम. कि एक पोएट का माइंड होता है ना, वो प्लेटिनम के टुकड़े की तरह होता है. इट में पार्टली और एक्सक्लूसिवली operate upon the experience of the man himself, but the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffer and the mind which creates. कह रहे हैं कि इट में पार्टली तो यह आंशिक रूप से या पूर्णतः आदमी के अनुभवों को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, उस पर प्रकाश डाल सकता है. मनुष्य के अनुभव पर आंशिक रूप से या पूर्णतः प्रकाश डाल सकता है. बट द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, लेकिन जितना आर्टिस्ट परफेक्ट होगा ना, उतना ही अधिक पूर्ण रूप से वो उससे अलग होगा. विल बी द मैन हु सफ़र. किस मैन से? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, दुखों को सहन करेगा, कष्ट झेलेगा. एंड द माइंड विच क्रिएट्स द मोर परफेक्टली, और वो मन उतना ही अधिक परफेक्ट होगा जो मन डाइजेस्ट कर पाएगा पेशन को, भावनाओं को जो मन डाइजेस्ट कर पाएगा और ट्रांसम्यूट कर पाएगा या रूपांतरित कर पाएगा, जो इसके मटेरियल्स हैं. तो द माइंड ऑफ द पोएट इज़ द श्रेड ऑफ द प्लेटिनम. बहुत इम्पोर्टेंट कोट्स हैं ये, किस हिस्से से ली गई हैं टी.एस. एलियट के, वो आपको बताना है. तो जो पोएट का माइंड होता है ना, वो प्लेटिनम के टुकड़े की तरह है. या आंशिक रूप से या पूर्णतः मैन के एक्सपीरियंस को, अनुभवों पर प्रकाश डालता है. बट द मोर परफेक्ट, लेकिन आर्टिस्ट जितना परफेक्ट होगा ना, तो उतना ही अधिक उससे वो अलग होगा. किससे? जो व्यक्ति सफ़र करेगा उससे, या उस मन से जो मन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, और भावनाओं को जो मन डाइजेस्ट कर पाएगा और ट्रांसम्यूट कर पाएगा, रूपांतरित कर पाएगा. और ये चीज़ें क्या होती हैं? विच आर इट्स मटेरियल्स, जो इसके मटेरियल्स हैं. नेक्स्ट है पोएट्स माइंड इज रिसेप्टेकल फॉर सीजिंग एंड स्टोरिंग अप नंबरलेस फीलिंग्स, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present. पोएट का माइंड है ना, ग्राही होता है. रिसेप्ट मतलब ग्राही होता है. फॉर सीजिंग, स्टोर करने के लिए असंख्य भावनाओं को, वाक्यांश को, इमेजेस को. विच रिमेन देयर अंटिल ऑल द पार्टिकल्स, और ये जो कण है ना, इन चीज़ों के सबके कण जो हैं वो तब तक रहते हैं. विच कैन यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब तक कि उसे न्यू कंपाउंड में वो जोड़ ना दें, जो कि वो प्रेजेंट में है. नेक्स्ट है
मतलब वो तब तक रहते हैं अगर उसके अंदर वो चीज़ें जो नंबरलेस फीलिंग है, फ्रेजेस हैं, इमेजेस, वो तब तक रहती हैं जब तक वो एक रूप ना ले लें। नेक्स्ट है, द पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस। पोएट के पास है ना ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती जो एक्सप्रेस कर दे, बट अ पर्टिकुलर मीडियम, बल्कि उसके पास एक विशेष माध्यम होता है, मतलब विशेष मन होता है, विच इज़ ओनली अ मीडियम, जो कि एकमात्र एक मीडियम होता है, ना कि एक पर्सनैलिटी, ना कि एक व्यक्तित्व, इन विच जिसमें इम्प्रेशंस और एक्सपीरियंस कंबाइन होते हैं, संयोजित होते हैं, विशेष रूप से, विशेष तरीके से, या अवांछित तरीके से, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित तरीके से। तो पोएट के पास ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती जो कि चीज़ों को व्यक्त करे, बल्कि उसके पास तो एक पर्टिकुलर मीडियम होता है, जो कि केवल एक जो मीडियम होता है, ना कि एक पर्सनैलिटी होती है, जिसमें इम्प्रेशन और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो विशेष रूप से या अप्रत्याशित रूप से या अप्रत्याशित तरीके से क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं, संयोजित होते हैं। तो ये लिया गया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, जो कि टी.एस. इलियट ने ऐसे लिखा है, क्रिटिकल ऐसे है इनका यहाँ। नेक्स्ट है, दिस वॉज द नोवेल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स। यह वही नोवेल है जिसमें हार्डी वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करता है। इट बिकेम सो पॉपुलर, यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, दैट हार्डी थॉट ऑफ परस्यूइंग द लिटरेरी कैरियर, जिसे हार्डी ने लिटरेरी करियर को छोड़ने का मन बना लिया था, लिटरेरी करियर को अपनाने का मन बना लिया था, परस्यू करने का, और आर्किटेक्चरल वर्क को छोड़ने का निर्णय कर लिया था, जिसमें तो वो कौन सा नॉवल था, वो था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो दिस वॉज द नॉवल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स। यह वही नॉवल है जिसमें हार्डी ने वेसेक्स इंट्रोड्यूस करा। ये एक रीजनल है, क्षेत्र वगैरह की बात है यहाँ पे ये। और ये इतना पॉपुलर हो गया नोवेल जिसमें कि हार्डी ने ना लिटरेरी कैरियर को अपनाने की सोची, और सोचा उसने कि आर्किटेक्चरल वर्क को छोड़ दूँ। तो ये उसका नोवेल था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द डी अर्बर वाइल्स तो टेस ऑफ द डी अर्बर वाइल्स का सब टाइटल क्या है, तो वो है अ प्योर वुमेन, कोलन है, फिर फेथफुली प्रेजेंटेड, अ प्योर वुमेन कोलन फेथफुली प्रेजेंटेड। यहाँ है ना फॉलोइंग को मैच करना है, तो यहाँ करेक्टली मैच कौन से है, सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड ये करेक्टली मैच्ड है। अब देख लेते हैं कि हार्डी का क्या है, लाइफ्स लिटिल आयरनीज। हार्डी का वर्क है ये लाइफ्स लिटिल आयरनीज, कि जीवन की जो छोटी छोटी आयरनीज होती हैं, व्यंग होते हैं, वो लिखा है इसने। और टी.एस. इलियट का है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये कमला दास का नहीं है अकबर्स ड्रीम, और टेनिसन नहीं है माई स्टोरी। कमला दास का है माई स्टोरी और टेनिसन का है अकबर्स ड्रीम। तो टेनिसन अकबर्स ड्रीम, कमला दास माई स्टोरी, हार्डी लाइफ्स लिटिल आयरनीज, टी.एस. इलियट पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग, कि अपने सफरिंग में, अपने कष्टों में, अपनी हार्डशिप्स में रेस्ट करना, इस इवेजन ऑफ सफरिंग, दुखों से बचना ही है, कि टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग इज इवेजन ऑफ सफरिंग, कि दुखों में रेस्ट करना दुखों से बचना ही है। वी मस्ट लर्न टू सफ़र मोर, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने सीखना चाहिए। तो हु अटर्स एंड वेयर, अगाथा इन द फैमिली रीयूनियन। अगाथा, दिस इज़ अ कैरेक्टर appears in
द फैमिली रीयूनियन. And this is written by T.S. Eliot. Next question is the murder in cathedral. This is also written by T.S. Eliot. The murder in cathedral refers to the murder of the archbishop. Who is he? Thomas Becket of Canterbury. The murder in cathedral refers to the murder of the archbishop. Who is he? Thomas Becket of Canterbury. Martyrdom is the theme of murder in the cathedral. Martyrdom is the theme of murder in the cathedral. Next, the theme that dominates the poetry of Kamala Das is love. The theme that dominates the poetry of Kamala Das is love. Who imagined Shakespeare's sister plight? दुर्दशा plight को बोलते हैं. Who imagined Shakespeare sister plight? तो वर्जीनिया वुल्फ. किसने इमेजिन करी थी शेक्सपियर की सिस्टर की दुर्दशा प्लाइट को? तो वर्जीनिया वुल्फ. हु इमेजिन शेक्सपियर सिस्टर प्लाइट? वर्जीनिया वुल्फ. अनंता appears in the big heart. Ananta appears in the big heart. Next question is this. The outcast colony was a group of mud-walled houses. Outcast colony मिट्टी से बने घरों का, जिससे मतलब मिट्टी से बनी जो दीवारें हैं या मिट्टी से बने हुए घर का एक ग्रुप है. दैट क्लस्टर टुगेदर इनटू रोज, जो टू रोज में है. अंडर द शेडो बोथ ऑफ द टाउन एंड द कैंटोनमेंट. जो कि किसकी छाया में है दोनों? टाउन की, कस्बे की और छावनी की, कैंटोनमेंट. बट आउटसाइड देयर बाउंड्रीज, लेकिन उनकी बाउंड्रीज से, उनकी सीमाओं से वो बाहर है और उनसे अलग हैं. दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द अनटचेबल 1935. मुल्कराज आनंद ने लिखा अनटचेबल एंड द बिग हार्ट आल्सो. बहुत इंपॉर्टेंट है अनटचेबल 1935. निस्सिम इजिकल इज, दिस इज़ एन अर्बन पोएट. अर्बन मीन्स शहरी. तो निस्सिम इजिकल इज एन अर्बन पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज माई बटरफ्लाई. फ्रॉस्ट means Robert Frost first published poem was My Butterfly. Frost poems are known for, Frost की जो पोएम है वो जानी जाती है रीजनलिज्म के लिए. Frost poems represent New England. Frost poem represent न्यू इंग्लैंड. न्यू इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है फ्रोस्ट की पोएम. एंड रॉबर्ट फ्रोस्ट जो थे ये अमेरिकन पोएट थे एंड ही वॉन द पुलित्जर प्राइज 4 times. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शिप इमेज. शिप की जो इमेज है वो किस में दिखाई गई है? ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में. ये वॉल्ट विटमैन की बात हो रही है यहाँ पे. 1865 में आया था ये ओ कैप्टन माई कैप्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड is an elegy on the death of Abraham Lincoln. When lilacs last in the dooryard bloomed is an elegy on the death of Abraham Lincoln, and he is an American president, Abraham Lincoln, and this poem was written on the death of Abraham Lincoln. When lilacs last in the dooryard bloomed is an elegy on the death of Abraham Lincoln. Next question is this. The novel narrates a story of a man's withdrawal from the war into love, a love that ends in futility. Identified a farewell to arms 1929. The novel narrates, ये नॉवल स्टोरी बताता है एक ऐसे मनुष्य की जो कि युद्ध से वापसी कर लेता है, युद्ध को छोड़ देता है और प्रेम में लीन हो जाता है. एक ऐसे प्रेम में लीन हो जाता है जिसका एंड निरर्थक होता है, बेकार ही होता है. तो कौन से नॉवल की बात यहाँ हो रही है? अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929. 1929 में ही गर्ल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मार्लिन सिम्बलाइज द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर. द स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मार्लिन सिम्बलाइज द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर. नेचर के खिलाफ मैनकाइंड का स्ट्रगल दिखाया जाता है सैंटियागो और मार्लिन के माध्यम से.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, nicknamed मीन्स होता है उपनाम, पापा। हेमिंगवे वॉज पार्ट ऑफ द 1920s expatriate community in Paris known as the Lost Generation, as described in his memoir entitled A Movable Feast. पापा उपनाम से हेमिंगवे एक पार्ट रहे थे 1920s के, और पेरिस में वो जाने जाते थे। 1920s का ये मतलब पार्ट था एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, प्रवासी संप्रदाय का, जो कि जाना जाता था एक लोस्ट जनरेशन के रूप में, एज डेस्क्राइब्ड इन हिज मेमोयर। और जैसे कि उन्होंने अपने मेमोयर को डेस्क्राइब किया था, जिसका टाइटल था, किस में करा था इन्होंने डेस्क्राइब, अ मूवेबल फीस्ट में। तो निक नेम्ड पापा, हेमिंगवे वॉज पार्ट ऑफ द 1920s expatriate community in Paris known as the Lost Generation, as described in his memoir entitled A Movable Feast. The Movable Feast has been written by Hemingway, or the full name of the Hemingway was Ernest Hemingway. Next question is this, symbolism, allegory, मल्टीपल नरेटर्स, मतलब कहानी कहने वाले कई हैं, मैनी है। पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ दिखाया गया है, नॉन लीनियर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक्स एडोप्टेड बाय फोकनर और विलियम फोकनर। सिम्बोलिज्म, एलिगरी, मल्टीपल नैरेटर्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू, नॉन लीनियर नैरेटिव, stream of consciousness are the literary techniques adopted by William Faulkner. In Faulkner's novel, Oxford is the model for the town of Jefferson and Lafayette country, which contains the town of Oxford is the model for his fictional Yoknapatawpha country. In Faulkner's novel, Oxford is the model. In Faulkner's novel, Oxford is the model for the town of Jefferson and Lafayette country, which contains the town of Oxford is the model for his fictional Yoknapatawpha country. Next question is this, these lines are from the pen of T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot, full name of T.S. Eliot, from which poem of the have the following excerpt have been taken. तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल बहुत ज़्यादा क्रूलेस्ट मंथ रहा है। ब्रीडिंग लिलाक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, डेड लैंड मीन्स बैरन, मीन्स बंजर भूमि से लिलाक्स के पौधे उगे हैं, जिसमें क्या मिक्स है, मेमोरी और डिज़ायर, स्मृति और इच्छा। The April is the cruelest month, breeds lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. To Carthage then I came, तब मैं फिर कारथेज आया, burning, 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 burning. Oh, the moon shone bright on Mrs. Porter and on her daughter. They washed their feet in soda water. चंद्रमा की रोशनी में मिसिस पोर्टर और उनकी बेटी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, बहुत चमक रहा है चंद्रमा उनके ऊपर। दे वॉश देयर वीट, और वे अपने पैरों को सोडा वाटर में धो रही हैं। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं द वेस्टलैंड से, 1922। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।